सभी दर्शकों को हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी हृदय से आभार अभिनंदन अभिवादन करती है। कला संस्कृति भाषा अकादमी का ये जो सफर चल रहा है, इस कार्यक्रम के तहत आज हम 102 पड़ाव जो है वो छू चुके हैं, स्पर्श कर चुके हैं। और आज के दिन हमारे बीच विशेष अतिथि हैं जो शिक्षाविद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों व्यक्तित्व का अपना एक नाम है। ऐसे शिखर पुरुष और दोनों अतिथियों का हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, भाषा संस्कृति मंत्रालय और सभी अकादमी के मानद सदस्य, सचिव, निदेशक, दोनों अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता है, अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आज हमारे बीच हैं पूर्व में रहे कुलपति आचार्य सुनील कुमार गुप्ता जी, वाणिज्य जिनका अपना क्षेत्र रहा है और आचार्य रहे हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। आचार्य गुप्ता जी का एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आप सदस्य रहे हैं, उस कमेटी में रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो आपके साथ जुड़े हैं, पद जुड़े हैं, जिनको इस समय हम यदि दर्शकों को सामने रखें तो समय की कमी पड़ेगी। आचार्य गुप्ता जी का हम हृदय से अभिनंदन अभिवादन स्वागत करते हैं। गुप्ता सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे बीच में है डॉक्टर नितिन व्यास जी, टूरिज्म विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। विशेष करके हिमाचल प्रदेश पर्यटन का हब है। पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल को कैसे आगे ले जा सके, कैसे गतिशील बनाया जा सके, नितिन जी का जो है इस प्रकार से निर्देशन रहता है अकादमी के साथ। नितिन जी, आपका भी अकादमी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, अभिवादन करती है। धन्यवाद। इन दोनों अतिथियों के बीच आज जो विमर्श विशेष रूप से हो रहा है, वह हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते आचार्य सुनील गुप्ता जी का एक लंबा अनुभव रहा है। और इस विषय को लेकर के, इस नीति को कैसे जनमन तक पहुंचाए, कैसे शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाए, गुप्ता जी का निर्देशन, गुप्ता जी की डायरेक्शन और इनका पूरा पाथेय और पथ हम लोगों को आज जो है एक अलग आभा के रूप में प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस नीति को आगे ले आने में एक अहम भूमिका निभाई है, उसी भूमिका की इस कड़ी में ये सभी शिक्षाविद आज जुड़े हैं। और प्रदेश में जिस तरह से इस शिक्षा का क्रियान्वयन होना चाहिए, उसमें आचार्य गुप्ता जी जैसे शिक्षाविद का बड़ा योगदान है। पुनः आभार व्यक्त करते हैं और हम सीधे आते हैं आचार्य नितिन व्यास जी की तरफ कि आप एक पर्यटन के क्षेत्र के आचार्य हैं, आप एक शिक्षाविद हैं, पर्यटन को आप अपनी दृष्टि से देखते हैं। इस कोविड महामारी के चलते भी आपने बहुत सारे ऐसे मानदंड, ऐसे निकष, ऐसे कैनन हिमाचल सरकार को दिए, कला भाषा संस्कृति एकेडमी को दिए कि इस वातावरण में भी हम पर्यटन को किस दृष्टि से देखें। और विशेष करके नितिन जी, इस नई शिक्षा जो हमारा ये पड़ाव चल रहा है और जो राष्ट्रीय जो नीति चल रही है शिक्षा की 2020, आप पर्यटन को, स्थानीयता को, गांव को और देशज को और वो लोकल को कैसे आप ग्लोबल देखना चाहते हैं इस शिक्षा नीति के माध्यम से, आचार्य नितिन जी? सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मेरे विश्वविद्यालय में गुरु भी रहे प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता जी। आप पूर्व में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे और अभी वर्तमान में आप हायर एजुकेशन काउंसिल में चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। ये जो आज विषय है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री सुनील गुप्ता जी हैं। विस्तार में वो इसके
विषय में बात रखेंगे। और आज इस विषय पर मुझे भी कुछ बोलने के लिए कहा गया है। जैसा कि बताया गया मेरे परिचय में कि मेरा संबंध जो है एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट से ही है, जिसको यानी कि पर्यटन। और ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें किस तरह से स्किल बेस्ड स्टडी को बढ़ावा दिया गया है, उस विषय में मैं अपनी बात रखने वाला हूं। हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसको सबके परामर्श से तैयार किया गया। इसमें 1,25,000 जो सजेशंस हैं वो पूरे देश भर से आए, और इन 1,25,000 सजेशंस के बाद इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया गया। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और इन्हीं सभी चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि जो 1986 में जो शिक्षा नीति थी, इसमें बहुत सी ऐसी कमियां रह गई थी जिसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही यह भी एक प्रश्न है कि क्या ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कमियां रह गई थी उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी, जिसका स्वप्न स्वामी विवेकानंद जी ने भी देखा था। और मुझे लगता है कि जो इस राष्ट्र की संस्कृति से जो प्रेम करते हैं, उन्होंने भी समय समय पर इस तरह की मांग की थी। सबसे पहले यह हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ही यह होता है कि यह एक सीखने और सिखाने की क्रिया है। परंतु अगर हम इसके एक लॉन्गर प्रोस्पेक्ट पर इसको देखें, तो शिक्षा किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका मोटिव होता है कि मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को पूरी तरह से परिष्कृत किया जाए, उसको एक्सपोज किया जाए। शिक्षा द्वारा ही ज्ञान एवं जो एक व्यक्ति के अंदर कौशल है, उसमें वृद्धि कर मनुष्य को एक योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा का अगर योग्य नागरिक हम कहें तो उसका मतलब केवल यह नहीं कि वो सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने तक ही सीमित हो या अपना एक काम करने की तरफ ही सीमित हो, बल्कि उस शिक्षा का अर्थ है कि वो अपने समाज, अपने देश, अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ अपने समाज और अपने देश के विषय में भी सोचे। 2020 में जब इसकी घोषणा की गई तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, और इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह आई कि वर्ष 2025 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ साथ विद्यालय से माध्यमिक स्तर कर शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। आज जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तब से पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है, और उसमें यह चीज देखी जा रही है कि ये जो परिवर्तन शिक्षा के अंदर, शिक्षा नीति के अंदर किए जा रहे हैं, इससे हमारे आने वाले समय में क्या सुधार होने वाला है। और इसी विषय को लेकर आज यहां पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। वास्तव में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
जो भी 2020 में बनाई गई है वो एक दास्ता की जो हमारी शिक्षा की नीति थी उसकी विदाई है। लॉर्ड मैकाले जब पूरे भारत के अंदर घूमे, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, तो उनके दिमाग में एक बात आई कि भारत की जो लोग हैं वो इतने संस्कारित हैं और हमारी संस्कृति इतनी अच्छी, इतनी सुदृढ़ है कि हमारे देश के लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो उन्होंने वापस जाकर इंग्लैंड में भी ये बात कही थी। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो वहां की शिक्षा को अपने अधीन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वही शिक्षा आज तक जो है हमारे देश के अंदर, हमारे लोगों के अंदर आज तक हमें पढ़ाई जा रही थी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि हमें कभी भी यह नहीं बताया गया कि हम अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने समाज के ऊपर गर्व करें, बल्कि हमारे अंदर हीनता का भाव ज्यादा आता था, जिसमें हमारा कौशल विकास तो नहीं था, जिसमें हमारी स्किल डेवलपमेंट तो नहीं थी, मगर उसमें एक भाव यह था कि हम, जो हमारे ऊंचे पदे पर लोग बैठे हुए हैं, वो जिस तरह की बात करें उसी बात को हम माने, उस पर हम कोई किंतु परंतु ना करें। एक बहुत लंबे समय से एक बहस चल रही थी कि इस देश की जो शिक्षा नीति है उसको बदला जाए। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप भारतीय शिक्षा को विद्यार्थी तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाया गया। इसमें यह समझा गया कि अगर हम विद्यार्थियों के कौशल विकास, विद्यार्थियों में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के कौशल विकास, उनके अंदर विभिन्न प्रतिभाओं को उजागर करने के निमित्त इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो है वो बनाया गया है। जिस तरह से इसमें 6 मेजर पॉइंट्स हैं। स्कूल एजुकेशन, जिसमें इसमें प्राथमिकता दी गई है। हमारी भाषा, लैंग्वेज, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, और उसके बाद अंत में इन सबको इंप्लीमेंट करना, यानी कि इंप्लीमेंटेशन। इसमें जो शिक्षा को डिवाइड किया गया है वो 5+3+3+4 के फॉर्मेट में डिवाइड किया गया है। और इसमें जो स्टेजेस हैं वो फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, जो कि हमारी फाउंडेशन स्टेज जो है वो 5 इयर्स के लिए रहेगी। उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी स्टेज है वो हमारी 4 इयर्स के लिए रहेगी। उसके बाद जो हमारे फाउंडेशन स्टेज है वो 3 इयर्स प्री प्राइमरी, और 2 ईयर जो है हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास। मुझे लगता है कि अगर हम फाउंडेशन की बात करते थे तो ये, इससे पहले अगर हम जिसको किंडर गार्डन का नाम देते थे तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में ही उपलब्ध हुआ करती थी। और मुझे लगता है जो हमारी फाउंडेशन स्टेज है वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। उसके ऊपर यहां पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय में मैं आता हूं। हमारे बीच में, मेरे पास कम समय है, सर विस्तार से इस सारे विषय में बात करेंगे। मुझे लगता है जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसके अंदर स्किल के ऊपर स्पेशल इंफेसिस दिया गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारे को प्राइमरी स्टेज के अंदर ही हमारे को ये, हमारे अंदर जिस चीज का इंटरेस्ट है उसका ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं। यानी अगर मैं टूरिज्म में इंटरेस्टेड हूं तो मैं स्कूल के अंदर ही पर्यटन विषय के अंदर मैं उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं। और उसके साथ साथ स्किल
कि जहां हम बात करते हैं उसमें अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो बच्चा जब +2 पास कर जाता था या ग्रेजुएशन कर जाता था, उसके बाद वो किसी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एडमिशन लेता था और उसमें 2 साल वो किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के बाद, उसको करने के बाद वो उस जो विषय है उस विषय के अंदर अपना जो काम वो करता था। मुझे लगता था कि वो जो चीज है वो एक ऐसी हम उसको शिक्षा देते थे जो कि पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद, सपोज मैंने +2 किया, +2 के बाद मैंने कॉमर्स किया और कॉमर्स के बाद मैं मास्टर्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन में आया, जबकि मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूं तो मेरा 10वीं के बाद ही ये एक मुझे टूरिज्म के साथ, एक पर्यटन के साथ मेरा लगाव था। तो 10वीं के बाद ही अगर एज अ विषय में उसको पढ़ता तो मुझे लगता है कि मैं उसको और अच्छी तरह से अपने दैनिक जीवन के अंदर और अपने दैनिक जो मेरा प्रोफेशन है उसके अंदर मैं उसको इंप्लीमेंट कर सकता था और उसके अंदर मैं और ज्यादा योग्यता जो मैं अपने अंदर अर्जित कर सकता था। जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और मुझे लगता है कि जो अगर हमें शुरू से ही इस तरह की शिक्षा मिलेगी तो जो हमारे अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी हम एक अपना एक वेंचर खड़ा करने की तरफ भी हम सोच सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम चल सकते हैं और इससे जो है वो हमारा जो देश है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, साथ साथ हमारा जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय है, यानी जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और जो एम्प्लॉय है उसके क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा। इसके साथ साथ मैं कुछ इसमें सुझाव देना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके अंदर स्किल के अंदर समय समय पर हमें इस चीज पर भी स्ट्रेस करना चाहिए कि हमारी जो इंटरेक्शन है वो एकेडमिशियंस के साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर भी हमारी समय समय पर इंटरेक्शन होती रहे, उनके साथ हमारा एक लिंकेज बने ताकि एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ हम आगे बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि हम कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स और स्किल डेवलपमेंट की हम किस तरह से पर्टिकुलर विषय के अंदर हम अपनी स्किल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी हमें समय समय पर स्कूल लेवल पर ही गाइडेंस और काउंसलिंग कार्यक्रम जो है इसके अंदर हमारे को सम्मिलित करने चाहिए। इसके साथ जो पॉलिसीज हमारे को इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर है उसके लिए हमारे को एक स्पेसिफिक पॉलिसीज बनानी चाहिए और उसके लिए हमें किस तरह से अपने फंड्स को जनरेट करना है ताकि हम प्रोफेशनल एजुकेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सके, उस विषय पर भी मुझे लगता है कि यहां पर सोचने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमारे को प्रोफेशनलिज्म को भी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर डेवलप करने की जरूरत है। अगर हम स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात करें तो उसमें सिर्फ टूरिज्म और रिटेल मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि और भी बहुत ज्यादा अधिक कोर्सेज हैं जिनकी तरफ हमें अपना ध्यान देना चाहिए और स्टूडेंट्स को एक चॉइस उनके सामने आए कि किस तरह से वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सपोज कोई ऑटो मैकेनिक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एक छोटी सी प्लम्बर का काम ही करना चाहता है, कोई पर्यटन के अंदर काम करना चाहता है, तो किस तरह से वो अपने इस फील्ड को स्पेसिफिक जो है वो बना सकता है, उसके विषय में भी हमारे को इसमें इसको लागू करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ हमें एक चीज और सोचनी चाहिए कि जिस तरह से स्किल बेस्ड एजुकेशन पर हम आज बात कर रहे हैं तो उसमें हम किस तरह से जॉब्स को क्रिएट करना है उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक लंबे समय के बाद हमारे देश के अंदर एक ऐसा माहौल आया है जहां पर एक
एक ऐसी बहस बनी है कि हमें भी अब जो हमारा जीडीपी है उस पे हम शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करें। जो अभी हम 6% खर्च करते हैं, अभी मेरे पास मैं देख रहा था तो जिम्बाब्वे जैसा एक छोटा सा देश 8% अपने जीडीपी का जो है वो शिक्षा पर खर्च करता है। और इसके साथ साथ एक जिस तरह से भी मैसेज भी आ रहा है और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन को जो है वो प्रायोरिटी करना चाहिए। और भी इसके अंदर बहुत सी उपयोगी चीजें हैं जिसके विषय में हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील गुप्ता जी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इनका विद्यार्थी रहा हूं, तो अपने गुरु के सामने थोड़ा कम ही बोलना चाहिए। सर ज्यादा कहें तो मुझे लगता था कि मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय मातृभूमि। धन्यवाद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इधर जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे को इनवाइट कर लिया इंदर जी? इंदर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। कर लिया आपने इनवाइट? दिया जी। गुरुजी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक बड़ा एक लंबा अनुभव रहा है, इस अनुभव के माध्यम से आप नई शिक्षा नीति को कैसे देखते हैं और इसका क्रियान्वयन कैसे प्रदेश में हो सकता है, और एक चर्चा का विषय ये बन चुका है। और इस चर्चा के विषय को हमने जनमन तक पहुंचाना, युवाओं तक पहुंचाना है। आचार्य गुप्ता जी इस पर अपना आशीष देंगे और उसके बाद में दर्शकों के प्रश्न उठाएंगे। गुप्ता जी। सबसे पहले मैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इंदर जी, नितिन जी तथा इस लाइव कास्ट में जुड़े अन्य श्रोतागण, 1986 में जब शिक्षा नीति आई तब भी हम शिक्षा के क्षेत्र में थे, मैं जॉब करता था, परंतु उस शिक्षा नीति का कोई पता नहीं लगा आम जनमानस में कि क्या आया। सरकारी उस पे आई वो शिक्षा नीति और इंप्लीमेंट हो गई। ये पहली बार 68 में भी शायद ऐसा हुआ जो इतिहास बताता है कि जो सरकारों की मंशा थी उसे पब्लिक डोमेन में कभी नहीं लाया गया। सरकारी ऑर्डर एक पास हुआ, वो राज्य सरकारों को आया और राज्य सरकारों ने उसे क्रियान्वित कर दिया। ये पहली बार हुआ कि जब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसकी एक रिपोर्ट आई, फिर उसके ऊपर दूसरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसकी एक रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, जिसको कि पब्लिक डोमेन में डाला गया और उस पे पूरे भारतवर्ष में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और डिस्कशंस हुए। लोगों ने सुझाव दिए, अभी नितिन जी ने कहा कि इतने सुझाव गए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और उसके बाद भी उन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए 20 जुलाई को ये नई शिक्षा नीति आई है। मित्रों, 34 सालों के बाद भारतीय शिक्षा नीति जो 2020 जिसको कह रहे हैं, अभी भी
इस पे पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, और उसका कारण यह है कि अगर आप में से लोग शिक्षा नीति को पढ़ें तो उसके लास्ट पार्ट में यह कहा गया है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन इस प्रकार से की जाए ताकि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में इसका लाभ हो। और उसी का यह परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश ने भी अन्य स्टेट्स की तरह एक पहला कदम इस पर उठाया है कि हिमाचल प्रदेश में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है, कि वो इसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में देखेगी कि स्कूल में ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, कॉलेजेस में ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, विश्वविद्यालयों में ये कैसे इंप्लीमेंट होगी शिक्षा नीति, ताकि जो समस्याएं कल को आती हैं वो इसके रास्ते में ना आए। अब मैं आता हूं शिक्षा नीति जो 2020 है। मित्रों, इस शिक्षा नीति ने हमारे पूर्ण शिक्षा सिस्टम को चेंज कर दिया है। 1986 की जो शिक्षा नीति थी, 1992 में उसमें कुछ बदलाव हुए, परंतु उस सारी शिक्षा नीति को इस शिक्षा नीति में बदल दिया गया है। और उसका एक कारण यह है, अभी नितिन जी भी कह रहे थे कि शिक्षा सिर्फ शिक्षित करने के लिए ना हो, बल्कि शिक्षा को एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़ा गया है, रोजगार से जोड़ा गया है। अब कोई भी ये प्रश्न उठा सकता है कि पहले भी रोजगार से इसे जोड़ा जाता था, परंतु पहले जो अभी नितिन जी ने कहा कि 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, रोजगार से जो इसका जुड़ाव किया गया था थोड़ा सा, वो रोजगार से कॉलेज में जाके इसका जुड़ाव हुआ था। और स्कूल में एक वोकेशनल एजुकेशन का कंसेप्ट लेके आई थी सरकार, जिसमें कि यह लगता था कि वो बच्चा जो वोकेशनल एजुकेशन में जा रहा है वो लोअर ग्रेड का बच्चा है, और जो हायर ग्रेड का बच्चा है 9th 10th में, वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जाता था। उन सब चीजों को खत्म करते हुए इसमें स्कूली शिक्षा में जो बदलाव किया गया है, जो मेन बदलाव है, नितिन जी ने अभी आपको बताया 5+3+3+4। पहले हमारी शिक्षा जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से चलती थी, प्राइवेट स्कूल में उससे पहले या प्ले स्कूल से उससे पहले उस शिक्षा को दिया जाता था। और हिमाचल में जो लोग अभी हिमाचल से जुड़े हैं, इसमें अभी 1-2 वर्ष पहले प्री प्राइमरी का एक कंसेप्ट सरकारी स्कूलों में भी लेकर आए हैं। और उस प्री प्राइमरी स्कूल का नतीजा ये निकला है कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी में जो बच्चे आए वो फर्स्ट स्टैंडर्ड पर भी गए। मतलब एनरोलमेंट जो है वो सरकारी स्कूलों की बढ़नी शुरू हुई। हमारे जो जनमानस के दिमाग में एक चीज है और जो बड़े वर्षों से चल रही थी कि जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसे स्कूल में भेज दो। वो शिक्षा सरकारी स्कूलों में अवेलेबल नहीं थी, प्राइवेट में या प्ले स्कूल में वो अवेलेबल थी, क्योंकि आजकल माता पिता दोनों काम भी करते हैं तो वो भी थोड़ा उसमें ध्यान रखते हैं कि बच्चा स्कूल में जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे वहां पर रहेगा, या क्रचेज में बच्चों को छोड़ा जाता था। अब उस शिक्षा को इस शिक्षा नीति के तहत फॉर्मल एजुकेशन में लेकर आए हैं, जो फर्स्ट 3 साल है। नितिन जी ने कहा फाउंडेशन कोर्स वो ठीक है, परंतु फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड मिला के वो जो 5 साल हैं उसमें बच्चे को सिर्फ सिखाया जाएगा, उसके दिमाग पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, कोई बुक नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई कुछ नहीं। और उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाओ
या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ। उसका कारण यह है कि अगर हम छोटे से बच्चे को भी एक फॉरेन लैंग्वेज के अंडर डाल देते हैं तो उस बच्चे का जो दिमाग है वो थोड़ा अपने कल्चर की तरफ कम विकसित होता है। और इसीलिए बार बार ये चीज कही जा रही है कि इस शिक्षा नीति में भारतवर्ष का जो कल्चर है वो बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेंगे, बच्चों को संस्कार आएंगे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में भी मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। उसका भी वही कारण है। तो जब बच्चा फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पहुंचेगा तो वो थोड़ा विकसित होगा। और मित्रों, इसी वजह से सिक्स्थ स्टैंडर्ड में वोकेशनल एजुकेशन को शिक्षा नीति के तहत लाया गया है। मानना है कि अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड 8 साल उस बच्चे को स्कूल में हो गए, उसको थोड़ा पता लग गया है कि शिक्षा के साथ साथ और क्या उसकी काबिलियत है, और उसमें एक ओपन एंड छोड़ा गया है। अभी नितिन जी ने कई सब्जेक्टों के नाम लिए, उसमें एक ओपन एंड छोड़ा गया है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने 3-4 नाम दिए हैं, परंतु वो स्टेट्स को डिसाइड करना है कि उनकी लोकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, बच्चों का किसमें इंटरेस्ट है। एक स्टेट है जिसमें टूरिज्म की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहीं पे घड़े बनाने की है, कहीं पे प्लम्बर की है, कहीं, उस सारी चीजों को देखते हुए वो सिक्स्थ स्टैंडर्ड से ही बच्चे को रोजगारमुख शिक्षा प्रदान की जाएगी, वोकेशनल शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसमें जो मैं मानता हूं सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ट्रेनिंग का कंसेप्ट लेकर आए हैं। ट्रेनिंग मतलब बच्चे का एक्सपोजर। अभी तो बच्चे का एक्सपोजर जो है आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके होता है कि वो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिर उनको पता लगता है। परंतु इस शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात यह है कि 6th क्लास में जब बच्चा होगा, 6th, 7th, 8th से आगे चलता हुआ, वो उस सब्जेक्ट को वोकेशनल की तरह नहीं पढ़ेगा कि वो अलग होगा, वो भी उसके एक मेन पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। अभी लोग कहते हैं कि जी हम बी वॉक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन +2 में कर रहे हैं, वो सब अलग हैं, वो आपकी मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनते हैं, क्योंकि जो +2 में वोकेशनल के कोर्स से उन्हें सर्टिफिकेट ही वैसा मिलता था। अब जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो जर्नल एजुकेशन का होगा और उसमें इन सब्जेक्टों का भी संयोजन होगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है इसकी। उसके बाद बच्चा आस्ता आस्ता जाएगा, +2 सिस्टम खत्म कर दिया गया है। उसके बाद 3 साल और हो गए 8th तक, और उसके बाद जो लास्ट के 4 साल हैं वो है 9th, 10th, 11th, 12th। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी बोर्ड कब होगा? तो मित्रों, इसमें भी बोर्ड रहेगा, पर जो अभी तक शिक्षा नीति में बात की गई है वो ये है कि एक यूनिफॉर्म सी चीज हो। ये ना हो कि कोई बोर्ड कुछ कर रहा है, कोई बोर्ड कुछ कर रहा है, कोई अपने तरीके से, कोई अपने तरीके से। उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, ताकि उसके तहत बोर्ड अलग अलग होंगे, परंतु उसके तहत एक कैरिकुलम की डेवलपमेंट होगी जिसमें 20% या 10% का कुशन देंगे कि वो अपनी लोकल नीड्स के मुताबिक आप कर लीजिए, बाकी थ्रू आउट इंडिया ये होगा। और यही बात, अगर आप शिक्षा नीति को पूरी तरह पढ़ें, यही बात प्राइमरी स्कूल में भी कही गई है कि जो उसका कैरिकुलम डिजाइन होगा वो भी एक सेंट्रल लेवल
वो स्टैंडर्ड एक ही यार्ड स्टिक के रहेंगे। अभी जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं उनको पता होगा कि प्राइवेट के लिए स्टैंडर्ड्स कुछ और होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड और होते हैं। इस शिक्षा नीति में ये बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो विश्वविद्यालय हों, प्राइवेट हों या सरकारी हों, उनके जो मापदंड निर्धारित होंगे वो एक ही होंगे। और दूसरा, जिस बात पे समय समय पर यह बात उठती है कि जी प्राइवेट स्कूल इतनी फीस लेता है, गवर्नमेंट इतनी लेता है, उस फी को निर्धारण करने के लिए भी हर राज्य में और सेंट्रल लेवल पे कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट होंगी और फीस का निर्धारण भी वहां से होगा। मतलब जो ये मुद्दे हैं कि एक लाख रुपया ले रहा है, एक 10 रुपया ले रहा है, इन पे भी एक पूर्ण विराम लगाने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। ये तो स्कूल की बात है। अब हम आते हैं अपनी हायर शिक्षा, हायर एजुकेशन की तरफ। मित्रों, उसमें जो बात रह रहकर उठ रही है कि जो डिग्री बदलती, वो कुछ नहीं है। नंबर एक, सबसे बड़ी बात यह है इस शिक्षा नीति की, जैसे कि अभी इंदर जी ने कहा कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूं, कोई पर्यटन से है, कोई साइंस से है, कोई आर्ट से है, उस सब को खत्म कर दिया गया है। पहले क्या था कि हम बीकॉम करते थे, बीए करते थे, बीएससी करते थे। अब आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होगी और उसमें आप कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आप साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और आप आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इसीलिए इस शिक्षा नीति को कहा गया है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस। जो लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अच्छी तरह जिन्होंने स्टडी किया है, वहां पर भी ये फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई थी। और इस शिक्षा नीति जब ये इंप्लीमेंट होगी तो इसमें एक चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि उसको कैसे हम मीट आउट करेंगे। उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि जी मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, मैं साइंस ग्रेजुएट हूं या मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूं। हम ग्रेजुएट होंगे मल्टी डिसिप्लिनरी। हम अपने जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट जिनमें हमारा इंटरेस्ट है वो भी पढ़ेंगे। नंबर एक। नंबर दो, जो डिग्री का कंफ्यूजन चल रहा है कि जी 3 साल 4 साल, वो बड़ा स्पष्ट है कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आप 4 साल लगाइए डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 1 साल में आपकी हो जाएगी। टोटल 5 साल हो गए। और अगर आप 3 साल के बाद बाहर जाना चाहते हैं, आगे नहीं करना चाहते हैं, तो वो हायर स्टडी में नहीं जा सकते हैं। अगर वो हायर स्टडी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो 2 साल की हो जाएगी। मतलब अगर आपको हायर स्टडी की तरफ जाना है तो आपको 4 साल लगाने पड़ेंगे और 4th ईयर में भी प्योरली मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। मेजर माइनर का जो कंसेप्ट है वो रहेगा इसमें, पर होगा मल्टीमिलरी कि मैं अकाउंट्स का बच्चा हूं तो मैं साइंस भी पढ़ सकता हूं, मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता हूं, मैं और भी कई सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं। दूसरा जो हायर एजुकेशन में एक और चीज की है कि पहले हम जब बीए में एडमिशन लेते थे, फर्स्ट ईयर में हमने एडमिशन ले लिया तो फाइनल अगर हमने पास कर दिया तो हमें डिग्री मिल जाती थी, वरना हमें बोलते थे कि जी फर्स्ट ईयर पास है, सेकंड ईयर पास है। अब इसमें मल्टीपल जो हम बात कर रहे हैं, एंट्री एंड एग्जिट, वो ये है कि मान लीजिए मैंने 1 साल पढ़ा, मुझे सर्टिफिकेट कोर्स देंगे और मैं कहीं जॉब में चला गया। स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनिवर्सिटीज इस पे रूल्स बनाएंगी कि कितने साल तक वो सर्टिफिकेट आपका चलेगा और क्या एज होगी। मैंने 4 साल जॉब की, 4 साल के बाद मैं दोबारा आया या 5 साल के बाद आया, मैंने फिर दोबारा, वो मल्टीपल एंट्री है। मैंने 2 साल के बाद छोड़ा, मुझे डिप्लोमा दिया जाएगा नॉर्मल एजुकेशन में,
अगर मैंने 3 साल के बाद छोड़ा तो डिग्री मिल गई मुझे, और अगर मैंने 4 साल के बाद चौथा साल भी किया तो मेरे को एक गेटवे टू हायर एजुकेशन है, और मैं उस गेटवे में सिर्फ 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगा। अगर मैंने 3 साल के बाद छोड़ा है और मेरे को फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो मैं उस गेटवे में जाऊंगा, एंट्री करूंगा और एग्जिट एमए करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बाहर निकलूंगा। तो ये उसमें चेंज किया गया है, और जो कि हर स्टूडेंट के बेनिफिट की बात है। आप कभी भी एजुकेशन में आ जाइए, कभी भी चले जाइए, जो आपने किया है उसका आपको रिवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिले या डिप्लोमा मिले या डिग्री। और जहां तक इंजीनियरिंग की बात है, उसमें जो 2 साल करेगा, क्योंकि वो 5 साल का कोर्स है, 2 साल करेगा तो उसको डिप्लोमा ग्रांट किया जाएगा। उसमें भी ये प्रावधान रखे गए हैं। और दूसरी बात यह है, अभी कहा कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम हो गया, वो नोटिफाई भी हो गया है कि अब सारी की सारी जो शिक्षा है वो सब एक बैनर के तले आ गई हैं इस शिक्षा नीति के तहत। क्योंकि हम सारे लोग शिक्षा से जुड़े हैं। आपको पता है कि अभी तक यूजीसी अलग देखती है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अलग चीज देखती है, टीचर एजुकेशन जो एनसीटी है वो अलग देखती है। वो सारी की सारी एक बैनर के तले आएंगी और उसके लिए सेंट्रल लेवल पे एक हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। और अगर आप इसके सारे मेंबर्स देखें इस शिक्षा नीति को जिन्होंने बनाया है, तो आपको उसमें पता लगेगा कि इस शिक्षा नीति को बनाने वाले मेजॉरिटी मेंबर जो हैं वो शिक्षाविद हैं। हम भी जानते हैं कुछ लोगों को उसमें से। ब्यूरोक्रेसी का बड़ा कम रोल रहा है इसमें, और इसीलिए इस शिक्षा नीति में ये चीजें आई हैं। एक बात और जो हायर एजुकेशन में किया गया है, वो सबसे बड़ी बात है कि कॉलेजेस जो हैं वो या तो क्लस्टर होंगे, क्लस्टर का मैं मतलब आपको बता देता हूं, या ऑटोनमस होंगे। क्लस्टर वर्ड भी ऑटोनॉमी की तरफ ही है, क्योंकि इसमें अब मैं आपको बताऊं कि चेंज क्या हुई। जो ड्राफ्ट आया था इसका, उसमें लिखा था कि ऑटोनमस कॉलेज के लिए 5000 मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए। अब जो पॉलिसी आई है, वो सुजेशन लोगों ने दिए थे कि भाई कुछ स्टेट्स में तो 5000 के कॉलेज ही नहीं होंगे, तो अब उसमें उसको घटा के 3000 पे ले आए हैं। और उसका एक वाया मीडिया दिया है कि अगर 10 किलोमीटर के रेडियस में या 15 किलोमीटर के रेडियस में आपके छोटे छोटे कॉलेजेस हैं तो उनका एक क्लस्टर बना दिए, ताकि जो है वो एक ऑटोनमस कॉलेज हो जाए। और ये ऑटोनॉमी जो यूजीसी ऑटोनॉमी ग्रांट करती थी उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप में से कई शिक्षाविद इससे जुड़े होंगे। हमारे हिमाचल में 5 कॉलेजेस को यूजीसी ने ऑटोनॉमी ग्रांट के लिए कहा था, परंतु किसी ने भी नहीं दी। इस ऑटोनॉमी में सबसे बड़ा फायदा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी, और एकेडमिक ऑटोनॉमी तो होगी ही होगी। मतलब कि वो सारा का सारा कंट्रोल उसके हाथ में होगा ऑटोनमस कॉलेज के, और वो डिग्री भी अवार्ड करेंगे। अभी तक तो यूनिवर्सिटीज डिग्री अवार्ड करती हैं, और उसके साथ ही उन्होंने इसीलिए कहा है कि 15 साल के बाद हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी, हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी और कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं रहेगा। एक इंडिपेंडेंस दी जाएगी ताकि ऑटोनॉमी विश्वविद्यालयों को ही ना हो, कॉलेजेस को भी ऑटोनॉमी मिले, और इस प्रकार से ऑटोनमस कॉलेजेस को बनाया जाएगा। और उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे हर कॉलेज के,
हर ऑटोनोमस कॉलेज के, हर विश्वविद्यालय के। और अगर आप इस शिक्षा नीति को पढ़ें तो उन्होंने डिफाइन किया है कि मेजॉरिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो वो एकेडमिशियंस हो। उन्होंने बिल्कुल वो स्ट्रीमलाइन करके लिखा है इसके 2-3 लाइनों में, जो लीडरशिप एंड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट दिया है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द एकेडमिशियंस, नॉन रिनोन्ड एकेडमिशियंस। और एक चीज जो, क्योंकि आप टाइम हो रहा है, सिर्फ एक लास्ट में मैं चीज कहूंगा जो इसकी एक और बड़ी स्पेशल चीज है इसकी, वो है इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी नितिन जी ने कहा कि हम इतने बच्चे लेके आएंगे, उन्होंने टारगेट दिया है कि 2 करोड़ बच्चा हम 15 वर्ष के अंदर, जब ये फुल इंप्लीमेंट हो जाएगी, उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे स्कूल एजुकेशन में। उसके लिए उन्होंने एक वर्ड दिया है, इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि मित्रों, सबसे बड़ी समस्या आती है जो हमारे इंटीरियर एरियाज, रिमोट एरियाज, आदिवासी एरियाज या ऐसे एरियाज हैं जहां पे बच्चों के पास पैसा नहीं है, मां बाप के पास पैसा नहीं है, वो हायर एजुकेशन की तरफ भी नहीं जा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा प्रोविजन किया गया है कि उन बच्चों को एजुकेशन में स्पेशल बजट, स्पेशल स्कॉलरशिप्स और हायर एजुकेशन में भी जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है उसे बढ़ाया जाएगा, ताकि इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट पे चला जाए। मतलब कि शिक्षा का जो हम कहते हैं ना, राइट टू एजुकेशन, उसमें ये अधिकार, ये शिक्षा जो है ना सिर्फ पैसे वालों की जागीर रहे, पर जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें भी शिक्षा से जोड़ा जाए, फ्री में, स्कॉलरशिप के जरिए, या कई और सहूलियतें उनको दी जाएंगी। उसके लिए एक स्पेशल कंपोनेंट इसमें दिया गया है। तो क्योंकि आपका समय भी हो रहा है, तो ये मेन इसमें धाराएं हैं वो हैं, परंतु जो सबसे बड़ी मेन धारा है कि ये शिक्षा नीति कारगर होगी अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन साक्षर की जाएगी। अगर आपने कहा कि जी एक पार्ट में से ये 2 लाइनें उठा लो, दूसरे पार्ट में से ये 4 लाइनें उठा लो और ये 6 उठा लो, उससे इस शिक्षा नीति को जो लाने का मकसद है वो फोरफिट हो जाएगा। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कहा है कि राज्य सरकारें अब इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए रोड मैप तैयार करें। और कई सरकारों ने तो इस रोड मैप को जब ड्राफ्ट आया था उस टाइम से तैयार करना शुरू। इसमें रोड मैप अगर अच्छा होगा इसका, और ये शिक्षा नीति अगर साक्षर लागू हो जाती है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। और हर व्यक्ति जो अपनी संस्कृति और समाज से टूट रहा था, संस्कृति और समाज से जुड़ेगा। और अभी नितिन जी ने कहा कि जॉब क्रिएशन की जरूरत कम पड़ेगी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम ऐसे बच्चे तैयार करेंगे कि जो लोगों को रोजगार मुहैया करवाएं, रोजगार ढूंढें। तो आपका धन्यवाद इंदर जी कि आपने मुझे मौका दिया। मैं था इसलिए थोड़ा रह गया, पर क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं तो आप काइंड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुनील गुप्ता जी। आपका ये उद्बोधन हम सभी युवाओं के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, विशेष करके कॉलेजेस के हमारे स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी के हमारे जुड़े हैं इसमें कार्यक्रम में, और दर्शकों के प्रश्न है। एक प्रश्न डॉक्टर नितिन जी से है और 2 प्रश्न अभी मेरे पास आए जो आचार्य गुप्ता जी जो है इनका उत्तर देंगे। जिज्ञासा है, सब उत्तर आपने सब जिज्ञासाओं का शमन बारी बारी से बड़े सरल रूप में किया है।
नितिन जी, एक दर्शक का प्रश्न है और ये दर्शक है दिल्ली से सत्यभान सिंह, और इन्होंने प्रश्न किया है कि वोकेशनल कोर्सेज को क्या स्थानीयता से जोड़ सकते हैं हम इस शिक्षा नीति में? नितिन जी। जी सर, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर मैं अपने हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हमारे प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट है जी उसको हम वोकेशनल एजुकेशन में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा अपना क्यूजीन है, हमारा अपना उसको हम अपने वोकेशनल उसमें डाल सकते हैं। मैं आपको बात करूंगा कि मैं टूरिज्म एकेडमिशियन के साथ साथ एक टूरिज्म प्रोफेशनल भी हूँ। जी तो अगर हमारे प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश के लिए ये भी बात की जाती है कि वी आर द वन ऑफ द emerging tourism state, और उसके साथ साथ we have lots of opportunities in tourism जी and we can be the state जो टूरिज्म के बल पे ही अपने आप को इकोनॉमिकली या आर्थिक रूप में हम सुदृढ़ कर सकते हैं। जी और इसको पर्यटन को व्यवस्थित कैसे किया जाए, तो उसमें एक टूरिज्म के साथ बहुत सी छोटी छोटी, अगर हम कहें कि इंडस्ट्रीज हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म के अंदर गाइड्स है, टूरिज्म के अंदर ही हमारा अपने कल्चर में अगर हम देखें, कल्चर टूरिज्म की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट है, हमारा अपना फोक है, हमारा अपना हैंडलूम है, हमारा अपना कुजीन है। तो ये सभी जो है अभी तक अगर हम देखें तो वो एक रोजगार का एक जरिया तो है हमारे प्रदेश के अंदर, मगर उसको व्यवस्थित कैसे किया जाए, उनको और ज्यादा स्किल कैसे उनके अंदर की जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की रुचि इस तरफ किस तरह से बढ़ाई जाए, उसके लिए हमारे को इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज चलाने की आवश्यकता है, जो हमारे परिवेश के साथ भी हमें जोड़ेंगे। और जिस तरह से अभी हमारे गुरुजी ने, सुनील गुप्ता जी ने यह बात कही कि जॉब क्रिएशन नहीं, मतलब जॉब क्रिएट करने के साथ साथ इसमें ज्यादा जरूरी, जो मोदी जी ने भी एक बात, प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही है कि हम ऐसे बने कि हम जॉब क्रिएटर बने अपने व्यवसाय के अंदर। तो वो भी हम इन तरह के कोर्सेज में अगर अपने आप को अच्छी तरह से सुदृढ़ करें, तो हम अपने अपने गांव में, अपने अपने छोटे छोटे शहरों में भी जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की अपनी संस्कृति, अपने परिवेश और अपने जो हमारे हैंडलूम्स हैं उनके साथ भी जुड़ेंगे, और नई जनरेशन की रुचि भी उस तरफ बहुत जाएगी। बढ़िया नितिन सर जी। है कि आचार्य गुप्ता जी, प्रश्न है प्रत्युष गुलेरी जी का, धर्मशाला से। आप एक चिंतक हैं, विचारक हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है, प्राचीन भारतीय परंपरा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए हमें कैसे विषय जो है इस शिक्षा नीति में लाने चाहिए? यदि आपके मुखारबिन से हम ये इस प्रश्न का एक जिज्ञासा स्वरूप यदि हम इसका शमन पाए तो बड़ी मेहरबानी। प्रत्युष गुलेरी जी का प्रश्न है आचार्य गुप्ता जी के लिए। गुलेरी जी, आपका जो सवाल है इसका जवाब शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंट है अगर आप पढ़ें, इसमें फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है। भारतीयता लाने के लिए जी ये +5 का फाउंडेशन कोर्स का जो समावेश इसमें किया गया है, पहली से पहले 3 साल, और सरकारी विद्यालयों में भी ये होगा। क्योंकि जो पहले था प्राइवेट विद्यालयों में जो ये चीज थी, उसमें आपको नर्सरी से लेके नर्सरी, केजी, अपर केजी में ABC ही सिखाया जाता था जी, और भी बड़ा कम सिखाया जाता था, क्योंकि वो बच्चे को किसी और रूप में तैयार करते थे।
जब इसको एक फॉर्मल एजुकेशन के अंदर लेकर आए, क्योंकि वो उस टाइम इनफॉर्मल एजुकेशन थी, इस शिक्षा नीति के तहत फॉर्मल बना दिया गया है कि आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना है तो ये 3 साल आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, और वहां पर कोई आपको एबीसी नहीं सिखाएगा या आई नहीं सिखाएगा। वहां पर ये प्रेरणात्मक जो प्रसंग हैं, जो हम कॉलेज में या आगे जाकर सीखते हैं, वो छोटी छोटी चीजें बच्चों को सिखाई जाएंगी, ताकि, क्योंकि हम अगर हिस्ट्री को देखें तो हमारी हिस्ट्री में हमें यह पता होता है कि बाबर कौन था, अकबर क्या था, और वो सारा सिखाया जाता था। पर अब ये इस चीज को हटा दिया गया है। तो जब हम अपनी संस्कृति को बचपन से सीखेंगे, तो जो गुलेरिया जी ने एक सवाल किया, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर संस्कार आएंगे। इसको कोई स्पेशल कोर्स की जरूरत नहीं है कि वो जो स्पेशल इन्होंने कहा वो 3rd स्टैंडर्ड से फिर आएगा, जब थोड़ी थोड़ी बुक्स आएगी। जो बुक्स का जो चलन आएगा वो 3rd स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आएगा, और उसमें ये प्रावधान किया गया है। इसीलिए जो मातृभाषा का भी एक कंसेप्ट इसमें लेके आए हैं, वो भी उसी के कारण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी का पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी विरोध नहीं हुआ। लोगों को यह लगता था कि जब यह पॉलिसी आएगी तो साउथ वाले कुछ और कहेंगे, नॉर्थ वाले कुछ और कहेंगे, ईस्ट वाले कुछ और कहेंगे, वेस्ट वाले। सिर्फ अगर इसका थोड़ा बहुता जो विरोध है वो जो मैकाले के चमचे हैं उन्होंने किया है। बाकी आप जर्नल मासेस में देखिए, चाहे वो साउथ के हैं, चाहे नॉर्थ के हैं, ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, सबको यह शिक्षा नीति क्यों अच्छी लगी? क्योंकि कुछ समय तक बच्चों को इसकी भी इंडिपेंडेंस और स्कूल्स को इसकी भी इंडिपेंडेंस दी गई है कि वो लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं, जो आसानी से कम्युनिकेट हो, और फिर मातृभाषा में आएंगे। और एक और सबसे बड़ी बात जो मैं गुलेरिया जी को बताऊं कि इसमें एक चीज और है कि बुक्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो सेंट्रल लेवल पे बनेंगी और वो सारी की सारी बुक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ताकि वो बुक्स एक स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स रहे, कैरिकुलम स्टैंडर्डाइज्ड रहे, और पेडागॉजी जो पढ़ाने का तरीका है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड रहे। और उसके बाद भी 5th, 6th, 7th, 8th में जब जाएंगे तो इसीलिए ये जो कहा है कि भी स्टेट्स अपना अपना भी देखेंगी कि वो क्या पढ़ाना चाहती हैं, क्या बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहती हैं, और एक स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट रहेगा, उसमें भी जो है भारतीयता इंक्लूड हो। बहुत सुंदर गुरुजी। मैं नितिन जी के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, उसके बाद अंत में आचार्य गुप्ता जी से करूंगा इस कार्यक्रम की समाप्ति का। नितिन सर, आपके लिए एक प्रश्न है अरुण शर्मा जी का। वो कहते हैं कि इको टूरिज्म के बारे में आप थोड़ा मतलब कि 50-55 सेकंड में हमें बताएं, क्योंकि अंतिम 1.5 मिनट वो गुरुजी को रहेंगे। इको टूरिज्म के बारे में थोड़ा सा नई शिक्षा नीति में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, इको टूरिज्म जो है वो नए समय की जो है वो एक मांग है। इको अगर हम कहें तो दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म। मतलब हम टूरिज्म को पर्यावरण के साथ बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ाएं, और जिससे इसके साथ साथ वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और उनको फायदा हो। हिमाचल जो टूरिज्म पॉलिसी है उसके अंदर इसको विशेष महत्व दिया गया है, और सरकार ने बहुत सी ऐसी
स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारे प्रदेश के युवा हैं उन युवाओं को उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सी सब्सिडीज दी गई हैं और उनको मोटिवेट किया गया है कि वो प्रदेश के अंदर इस आइडिया को लेकर नए नए वेंचर्स के साथ आए। अभी हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एक नई मंजिलें नई राहें करके एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया, वो भी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया। और हमारे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें कि नई मंजिलें नई राहें के अंतर्गत जो हमारी सराज वैली है, जहां से डॉक्टर इंदर जी भी संबंध रखते हैं, और जो हमारी करसोग की वैली है, चंबा का जो ग्रामीण एरिया है, उस ग्रामीण एरिया के अंदर इको टूरिज्म को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब उसको डेवलप किया जाएगा तो वहां के युवाओं को ही, वहां के लोकल कम्युनिटी को ही उस चीज का फायदा होगा। यानी हम किस तरह से पूरी की पूरी लोकल कम्युनिटी को टूरिज्म के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस विषय पर विशेष रूप से जो है उसके अंदर ध्यान दिया गया है, उसको बढ़ावा दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो नई हमारी शिक्षा नीति आई है, इसमें ये जो मैं कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात कर रहा हूं, तो कम्युनिटी भी तभी टूरिज्म के साथ इन्वॉल्व हो सकती है, उसकी महत्ता को की उसकी इंपॉर्टेंस को जान सकती है, जब हम इस तरह की स्किल बेस्ड एजुकेशन को स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर उसको इनवाइट करेंगे, उसको लागू करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा महत्व हमारे इस तरह के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इको टूरिज्म और जो हिमाचल की टूरिज्म पॉलिसी है, उसमें बहुत ज्यादा महत्व उसका होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा तभी दिया जा सकता है जब हमारी शिक्षा के अंदर एक अर्ली स्टेज में इस तरह से हम स्किल जो है एक व्यक्ति की डेवलप कर सकते हैं, उस विषय पर हम ध्यान दें। और आजकल के रूप में जब कोविड-19 इस प्रदेश पूरे विश्व के अंदर है, मुझे लगता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली टूरिज्म की जो आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। और आने वाले समय में, अभी तो टूरिज्म पूरी तरह से बंद है, मुझे ये है कि पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई इंडस्ट्री का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। पर आने वाले समय में इको टूरिज्म जैसे कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलने वाले हैं, क्योंकि जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, चाहे वो फॉरेन का टूरिस्ट हो या हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, वो इस तरह के नेचर लविंग ज्यादा होगा और जो नेचर फ्रेंडली जो डेस्टिनेशन होगी, उन डेस्टिनेशन की तरफ ज्यादा जाएगा। तो मुझे इको टूरिज्म पे, अगर और कोई इसमें प्रश्न है। हाँ, अंतिम प्रश्न गुरुजी आपके लिए है, क्योंकि आप एक शिक्षाविद भी हैं और स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के आप चेयरमैन भी हैं, और हमारे स्कॉलर जानना चाहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 है सर, इसमें जो स्कॉलरशिप व्यवस्था है स्कॉलर के लिए, वो कैसी रहेगी? ये आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न और भी आ रहे हैं लोगों के, समय सीमा है। गुरुजी, आप इस प्रश्न का उत्तर, इस जिज्ञासा का शमन करें हमारे स्कॉलर्स के लिए, स्कॉलरशिप व्यवस्था इस शिक्षा नीति में कैसी रहेगी? मैंने आपको अभी भी बताया कि जो इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है जी, उसके तहत हायर एजुकेशन में इसके पोर्टल को बढ़ा रहे हैं जी, और इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो है 50% जीईआर का हायर एजुकेशन जी, में। जी, और उसमें एक बात और कही गई है कि जो भी बच्चे शोध की तरफ को जाते हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसके लिए एक रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया गया है। जो आपके स्कॉलर इस वक्त सुन रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि अगर उन्हें याद होगा
कि ये शिक्षा नीति तो अभी आई है जुलाई में, जो बजट आया था उसमें 100 करोड़ का पहले ही प्रावधान किया गया है। टोटल उसमें 500 करोड़ का था, 100 करोड़ का पिछले बजट में प्रावधान किया गया है, जिसे रिसर्च के लिए लगाया जाएगा। तो इसलिए जो शोधकर्ता हैं वो इस बात को मान के चलें कि इसमें जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप जो होगा शोध के लिए, उसका बेस बढ़ाया गया है और वो बढ़ेगा जब इंप्लीमेंट होगी, ताकि हर बच्चा जो भी शोध की तरफ जाता है उसे सरकार फैसिलिटी दे और सरकार उसके लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल करवाए। इंदर जी, इससे पहले कि मैं खत्म करूं, एक व्यक्ति का मैं सुझाव पढ़ रहा था कि गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल की उपलब्धता होनी चाहिए, तो मैं उनको बता दूं, नाम मैं भूल गया कौन थे वो, हेमराज या कोई थे, मैं उनको अगर जुड़े हैं कि मैं बार बार कह रहा था, हाँ ये थे हेमराज ठाकुर जी, आपने सुझाव दिया तो इस सुझाव को पहले ही इस शिक्षा नीति में इंक्लूड किया गया है और वो इक्विटी एंड इंक्लूसिव के तहत है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है कि जो इस तरह के बच्चे होंगे उनके लिए हॉस्टल्स का भी प्रबंध किया जाएगा, और ताकि वो जहां पर माता पिता पढ़े लिखे नहीं है वो बच्चे हॉस्टल में रहे, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी ना, और साथ में पैसा भी दिया जाएगा। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एंटिसिपेट किया गया है कि हमारा जो GER नितिन जी ने लिखा स्कूलों में वो 100% हो। ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं, तो इसलिए शिक्षा नीति को एक दफा फिर से लोग पढ़ें। और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको कहा बिफोर आई एंड दिस, कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में टास्क फोर्स बन गई है, इंदर जी उसके मेंबर हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सब लोग जो हिमाचल में शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छी तरह हो, ताकि हम एक अग्रणीय राज्य की तरह इस शिक्षा नीति को करने में पहल करें। तो आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, और लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं उससे कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। धन्यवाद। एक बार पुनः दोनों अतिथियों का, दोनों शिक्षाविदों का हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी हृदय से आभार व्यक्त करती है। संस्कृति भाषा मंत्रालय हृदय से आभार व्यक्त करता है, विशेष करके आचार्य गुप्ता जी का, जिनका एक लंबा अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन के नाते ये बहुत अच्छा जो है हमारा पाथवे प्रशस्त कर रहे हैं। आचार्य नितिन जी है, जिनका अपना एक विषय टूरिज्म के क्षेत्र में, इको टूरिज्म के बारे में उन्होंने अपने जो है विचार रखे। दोनों विद्वानों का, सभी दर्शकों का एक बार पुनः आभार, अभिनंदन, स्वागत, शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।